आप सभी लोगों को नमस्कार। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे द आइडिया ऑफ हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें समझने हैं, इस चीज़ को हम बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। साथ ही साथ जब हमारा हार्म प्रिंसिपल का टॉपिक हो जाएगा तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि होगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। ठीक है, तो पूरे पेशेंट्स के साथ हमें पूरे टॉपिक्स को आराम आराम से एक एक करते हुए देखना है। ठीक है, बिफोर बिगनिंग द वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप पहली बार इस चैनल से आए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर चैनल्स ग्रोथ। ठीक है, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन करा था। लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन करा था वो ये था कि व्हाट आर द कॉन्स्ट्रेंट्स जो जस्टिफाइबल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं और कौन कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स को हम लोग अनजस्टिफाइबल कॉन्स्ट्रेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन करा था कि भाई क्या है, ठीक है, कौन सी अथॉरिटी है जो हमारी फ्रीडम के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी। क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने अंडरस्टैंड करा कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है और क्यों कॉन्स्ट्रेंट्स होने ज़रूरी है। तो यही सारे क्वेश्चंस थे जो हमने कॉन्स्ट्रेंट्स के रिगार्डिंग उठाए थे। अब हम उन्हीं सब क्वेश्चंस को डील करेंगे और एक एक करते हुए इन सारे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे जो यहाँ पर हार्म प्रिंसिपल टॉपिक से पहले हमने पढ़े थे। तो इन सब का आंसर हार्म प्रिंसिपल वाले टॉपिक में छुपा हुआ है। अब हार्म प्रिंसिपल का आइडिया क्या है? देखो, बहुत सिंपल आइडिया है। एक बार में बताने से ही आपको चीज़ें आराम से समझ में आ जाएगी, तो केवल समझते चलना, आराम से पेशेंस के साथ सुनते चलना। हार्म प्रिंसिपल एक ऐसा आइडिया है जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया है। कौन है जॉन स्टुअर्ट मिल? जॉन स्टुअर्ट मिल एक लिबरल थिंकर है। ठीक है, रिकॉल करो, पिछली बार हम लोगों ने एक लिबरलिज्म नाम की आइडियोलॉजी के बारे में काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग करी थी। ठीक है, तो जो लिबरलिज्म जो है, लिबरलिज्म में लिबरलिज्म को सपोर्ट करते हैं जीएस मिल। ठीक है, और वो अपनी एक बुक लिखते हैं। कौन सी बुक है? उनकी एक पर्टिकुलर बुक का नाम है, जिसमें वो बुक तो नहीं है एग्जैक्टली बट हाँ बुक कह सकते हैं, ऑन लिबर्टी नाम की उनकी एक बुक है। ठीक है, तो ऑन लिबर्टी में इस पर्टिकुलर बुक में वो अपने हार्म प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, और जब वो हार्म प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं तो वो बताते हैं कि कब रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए इंडिविजुअल्स के एक्शन पर और कब नहीं लगाने चाहिए। तो वही हमें समझना है, वही हमारा बेसिक क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है आखिरकार ये हार्म प्रिंसिपल। ठीक है, अब मैं समझाती हूँ, केवल आपको पहले आप समझने की कोशिश करिएगा और फिर हम बाकी जो पैराग्राफ्स हैं उनको एक एक रीड करते हुए चलेंगे और अंडरस्टैंड करते चलेंगे। देखो, जेएस मिल ये कहते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल के एक्शन की वजह से किसी दूसरे इंडिविजुअल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो हमें उस इंडिविजुअल के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर किसी एक इंडिविजुअल के एक्शन की वजह से किसी दूसरे की लाइफ, किसी दूसरे की लिबर्टी या किसी भी अदर प्रकार के जो फ्रीडम है, अगर उसके वो फ्रीडम वायलेट हो रहे हैं, तब तब गवर्नमेंट या अथॉरिटीज़ को ये पावर है कि वो उस इंडिविजुअल के एक्शन के ऊपर कॉन्स्ट्रेंट्स लगा सकते हैं। यही हार्म प्रिंसिपल है और इसी चीज़ को हम पूरे के पूरे नेक्स्ट पैराग्राफ में बार बार इसी चीज़ को समझेंगे। ठीक है, अब मैं पढ़ती हूँ जो जेएस मिल ने कोटेशन दिया हुआ है, वो क्या कोटेशन है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पढ़ती हूँ और फिर हम समझेंगे कि क्या है ये। ठीक है, तो क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है येलो कलर से कुछ सर्टेन हाईलाइटेड वर्ड्स जो जेएस मिल ने स्टेटमेंट दिया हुआ है, उनका कोटेशन है ये। तो वो कहते हैं, द सोल एंड फॉर विच मैनकाइंड आर वारंटेड इंडिविजुअली और कलेक्टिवली इन इंटरफेयरिंग विद द लिबर्टी ऑफ एक्शन ऑफ एनी ऑफ देयर नंबर इज द सेल्फ प्रोटेक्शन। मतलब ये है इसका कि कोई भी एक इंडिविजुअल को एक लिबर्टी ऑफ एक्शन होती है ना। हमारे पास लिबर्टी है कि हम क्या एक्शन लेना चाहते हैं, तो हमारी इस पर्टिकुलर लिबर्टी ऑफ एक्शन के ऊपर अगर रेस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, इसमें इंटरफेयर अगर करना है, तो केवल एक कंडीशन पर किया जा सकता है। वो क्या कंडीशन है? वो कंडीशन है सेल्फ प्रोटेक्शन। अगर हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है तब हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम दूसरों की एक्शन, लिबर्टी ऑफ एक्शन के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाएं, उसमें इंटरफेयर करें। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है? सेकेंड लाइन इसमें कहती है that the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community against his will
इज़ टू प्रिवेंट हार्म टू दी अदर्स। लगभग ये दोनों लाइन का मिलर जो जो मीनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर हमें किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर उसकी विल के खिलाफ, उसकी इच्छा नहीं है, उसकी विल के खिलाफ अगर हमें उसके ऊपर पावर एक्सरसाइज करनी है, गवर्नमेंट को अगर उसके ऊपर पावर एक्सरसाइज करनी है, गवर्नमेंट को अगर उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, तो वो कब लगा सकती है? वो तब लगा सकती है अगर गवर्नमेंट को दूसरों को हार्म देने से प्रिवेंट करवाना है। प्रिवेंटिंग हार्म टू दी अदर्स इज़ द कंडीशन जब गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। ठीक है, वही सेम टू सेम बात आ गई है जो मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था, हम प्रिंसिपल का एक सिंपल सा मीनिंग, और उसी चीज़ को यहाँ पर जेएस मिल अपनी दोनों लाइंस में बताते हैं। ठीक है, अब हम इसको और ज़्यादा इन डेप्थ तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, थोड़ी सी और क्लैरिटी लेकर के आते हैं चीज़ों में। जेएस मिल हमारे एक्शंस को दो प्रकार की कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हर कोई अलग अलग एक्शन करता है, लेकिन सारे एक्शन को वो कहते हैं दो प्रकार के एक्शन होते हैं कोई भी इंडिविजुअल करे। पहला एक्शन होता है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, और दूसरा एक्शन होता है अदर्स रिगार्डिंग एक्शन। मैंने टिक मार्क किया हुआ है, आप भी साथ साथ टिक मार्क करते चले, ताकि आपको ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है क्योंकि जेएस मिल के, तो आपको लिखना होगा जब भी आपके ऊपर क्वेश्चन, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जेएस मिल ने कितने प्रकार के एक्शंस बताए हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी। सो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दैट, और इसको नोट डाउन कर लीजिए, टिक कर लीजिए, ताकि आप आराम से इसको याद रख सकें। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, अदर रिगार्डिंग एक्शंस। सेल्फ रिगार्डिंग क्या होता है? सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस वो होते हैं जिनका कॉन्सिक्वेंस केवल और केवल इंडिविजुअल एक्टर तक ही सीमित होता है। मतलब अगर मैंने कोई काम करा तो जो उसका इम्पैक्ट होगा ना, वो केवल मेरे तक ही सीमित है, उसका इम्पैक्ट किसी दूसरे इंडिविजुअल पर नहीं हो रहा है। तो वो कैसे एक्शन होते हैं, उनको हम कहते हैं सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। अच्छा, तो अदर्स रिगार्डिंग एक्शन क्या होता है फिर? अदर्स रिगार्डिंग एक्शन का मतलब होता है वो एक्शन जिसका कॉन्सिक्वेंस दूसरों पर भी होता है। ठीक है, दैट हैव द कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द अदर्स एज वेल। जैसे कि इसका एग्जाम्पल भी हम समझेंगे। अगर सपोज अगर हमारी वजह से किसी और की लाइफ या किसी और की लिबर्टी पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उस पर्टिकुलर एक्शन को बोलेंगे कि ये अदर्स रिगार्डिंग एक्शन होते हैं। ठीक है, इतना समझा? इसको हम एग्जाम्पल के साथ में भी समझेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अब हम सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस को और ज़्यादा समझते हैं, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जहाँ पर स्टेट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। स्टेट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। स्टेट हैज़ नो बिजनेस टू इंटरफेयर। और इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ माई बिजनेस, आई विल डू वॉट आई लाइक। या हाउ डज़ इट कंसर्न टू यू इफ़ इट डज़ नॉट अफेक्ट यू। अगर कोई चीज़ आपको अफेक्ट नहीं कर रही है तो फिर आप उसके बारे में कंसर्न क्यों हो? मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या खाना है, मुझे किस टाइम बाहर जाना है, ये सब कुछ मेरे बारे में है। और अगर इसकी वजह से आपकी लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये आप इसके बारे में कंसर्न क्यों हो? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो एक्शन, हमारे एक्शन दूसरों के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं, उनको हम सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन कहते हैं। और यहाँ पर गवर्नमेंट को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो इंटरफेयर करे। आपकी मर्ज़ी है आपको किसके साथ शादी करनी है, आपकी मर्ज़ी है कि आपको कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है, आपकी मर्ज़ी है कि आपको किस पर्टिकुलर कार को ख़रीदना है। ठीक है, किस रंग की कार को ख़रीदना है, कितने कॉस्ट में आएगी, कौन से ब्रांड की होगी, ये सब कुछ आपकी चीज़ें हैं ना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंस, इस पर्टिकुलर एक्ट के कॉन्सिक्वेंस केवल आप तक होंगे, किसी और के ऊपर नहीं होंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अदर्स रिगार्डिंग एक्शन क्या है फिर? अदर्स रिगार्डिंग एक्शन के और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि इसका कॉन्सिक्वेंस किसके ऊपर होता है? दूसरों के ऊपर कॉन्सिक्वेंस इसका होता है। और कैसा कॉन्सिक्वेंस होता है? द एक्शंस दैट मे कॉज हार्म टू देम। अगर मेरे एक्शन की वजह से किसी दूसरे को हार्म हो रहा है, तो वो होता है अदर्स रिगार्डिंग एक्शन। और यहाँ पर क्योंकि दूसरों को हार्म हो रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरफेयर कर सकती है। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस यहाँ पर हो सकता है। गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि उस पर्सन के एक्शन के ऊपर कंट्रोल लगाया जाए, जिसकी वजह से दूसरे इंडिविजुअल को हार्म हो सकता है। इसका मैं एग्जांपल दूँ। देखो, मैंने गाड़ी खरीदी, कौन से रंग की गाड़ी खरीदनी है, कितने कॉस्ट में खरीदनी है, कितने ब्रांड में खरीदनी है, मेरी चॉइस है। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है मेरा। गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती, गवर्नमेंट नहीं बता सकती कि ये पर्टिकुलर ब्रांड की लेनी है, इस कलर की लेनी है। ठीक है, ये हो गया सेल्फ रिगार्डिंग। अदर्स रिगार्डिंग में क्या आएगा? मैंने गाड़ी तो खरीद ली,
लेकिन अब हम जब उसको नेशनल हाईवे पे चला रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि मेरी गाड़ी है तो मैं कितनी भी स्पीड पर चलाऊँ, मैं लोगों को ठोकते चले जाऊँ, ठीक है? और जो हमारे ट्रैफ़िक रूल्स हैं उसको वायलेट करते चले जाऊँ, और हो सकता है कोई एक्सीडेंट भी हो जाए, किसी को गाड़ी के नीचे कुचल भी दिया जाए तो भी मेरी मर्ज़ी है। क्यों? क्योंकि मेरी गाड़ी है। नहीं भाई, यहाँ पर आप सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन नहीं बोल सकते। ये हो गया है अदर्स रिगार्डिंग एक्शन, क्योंकि आपकी गाड़ी की वजह से किसी और की लाइफ़, राइट टू लाइफ़, वो अफेक्ट हो गई है। अगर आपने किसी को एक्सीडेंट में मार दिया है तो गाड़ी आपकी है, लेकिन आप सड़क पर चल रहे हो, वो पब्लिक प्लेस है, दूसरों की लाइफ को आपने अफेक्ट कर दिया, आपने दूसरों की राइट टू लाइफ छीन ली है। गवर्नमेंट को आना पड़ेगा, पुलिस को आना पड़ेगा, पुलिस को आपको पकड़ करके जेल में डालना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव थ्रेटेंड द लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। समझ पा रहे हो? क्लियर हो गया डिफरेंस इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से? इस एग्जाम्पल को याद रख लेना, कभी भी दिमाग में रिकॉल करना है कि सेल्फ रिगार्डिंग क्या है, अदर्स रिगार्डिंग क्या है, तो ये कार वाला एग्जाम्पल बहुत बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। तो अदर्स रिगार्डिंग में हमेशा हमेशा स्टेट को आना पड़ेगा और लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे, ठीक है? इंटरफेरेंस करना पड़ेगा। इसलिए जब हम गाड़ी सड़क पर चलाते हैं तो हमारे ऊपर कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं कि एक सर्टन लिमिट के अंदर ही हम अपनी गाड़ी को दौड़ा सकते हैं। हम ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करेंगे, ठीक है? हम रॉन्ग साइड नहीं लेंगे। कुछ सर्टन ट्रैफिक रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। मनमर्जी के अनुसार गाड़ी नहीं चला सकते हम लोग, ठीक है? ये होते हैं सेल्फ रिगार्डिंग और अदर्स रिगार्डिंग। अब क्या बोला हुआ है? हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि फ्रीडम इज़ द कोर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। फ्रीडम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फ्रीडम हमें एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ देता है। नेल्सन मंडेला की स्टोरी हमने पूरी पढ़ी, उसमें बार बार हम यही चीज़ पढ़ रहे थे कि डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ ज़रूरी होती है, और उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे लिए होता है बेसिक चीज़ फ्रीडम। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि अगर फ्रीडम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो अगर हम किसी का फ्रीडम ले रहे हैं, अगर हम किसी के फ्रीडम के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, तो वो केवल स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंतर्गत ही रिस्ट्रिक्शंस हम लगा सकते हैं। कौन से स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं? अगर हार्म कॉज्ड, जो हमें हार्म हुआ है, जो हमें नुकसान हुआ है, अगर वो सीरियस हार्म है, तब बिल्कुल जस्टिफाइबल होगा कि एक इंडिविजुअल की लिबर्टी के ऊपर कॉन्स्टेंट्स लगाए जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हार्म प्रिंसिपल, तो दो प्रकार के हार्म्स होते हैं। एक होता है माइनर हार्म, छोटा मोटा नुकसान। एक होता है सीरियस हार्म, ठीक है? इन दोनों में भी डिफरेंस हम समझेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ में भी पढ़ेंगे और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है? पहले हम पढ़ते हैं माइनर हार्म क्या होता है। तो माइनर हार्म का मतलब है, सपोज एग्जाम्पल आपकी जो बुक में दिया हुआ है, रात के 12 बज रहे हैं या 2 बज रहे हैं, कोई आपकी बिल्डिंग में, जिसमें बिल्डिंग में आप रहते हो, वहाँ पर कोई लाउड म्यूज़िक बजा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको एक जो हार्म हुआ वो छोटा सा हार्म हुआ, माइनर हार्म हुआ, क्योंकि आपकी स्लीप, आपकी जो जो लिसनिंग टू म्यूज़िक की जो फ्रीडम थी, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से चली गई कुछ समय के लिए, है ना? यहाँ पर जीएस मिल कहते हैं कि देखो, ये जो छोटे छोटे हार्म होते हैं ना, इन सब के लिए हम ये नहीं कह सकते कि उस इंडिविजुअल को जिसने गाना बजाया है, उसको आप पकड़ करके 2 साल 3 साल के लिए जेल में डाल दो। ये नहीं हो सकता। इन पर्टिकुलर एक्शन के लिए, ये जो पर्टिकुलर एक्शन है, इसके लिए केवल सोशल डिसअप्रूवल ही काफ़ी है। यहाँ पर हमें लीगल एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमें पुलिस को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा जेएस मिल कह रहा है, ठीक है? जेएस मिल इस तरीके से बात कर रहे हैं। सोशल डिसअप्रूवल का मतलब ये है कि जिसको परेशानी हुई वो जा करके उन व्यक्तियों से बात कर सकते हैं जो म्यूज़िक बजा रहे हैं कि भाई बंद करो, डिसअप्रूव करो उस चीज़ को, ठीक है? ऐसा कह सकते हैं हम लोग। क्योंकि अगर छोटी छोटी बातों पर हम लॉ के पास चले जाएंगे तो क्या होगा? जो फ्रीडम का आइडिया है ना, सोसाइटी में जो फ्रीडम का आइडिया है, वो कहीं ना कहीं कर्टेल हो जाएगा। और हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि फ्रीडम सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है किसी भी ह्यूमन के लिए, ठीक है? तो ये होता है माइनर हार्म। और क्या एग्जाम्पल दिए हुए हैं? और एग्जाम्पल ये दिए हुए हैं कि जो माइनर हार्म है ना, उसमें हमें लीगल पनिशमेंट की डिमांड नहीं करनी। वही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर बताई हुई है, क्योंकि अगर हम लीगल पनिशमेंट की डिमांड करने लगेंगे, ऐसे छोटी छोटी बातें तो बहुत सारी होती रहती है। घर में भी तो झगड़े होते रहते हैं ना, सिमिलरली सोसाइटी में भी झगड़े होते रहते हैं। हो सकता है थोड़े मोटे डिस्प्यूट्स हो, छोटी मोटी मार पिटाई भी हो सकती है, बट दैट डज़ नॉट मीन कि वहाँ पर जो सभी लोगों के मूवमेंट्स है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। हम ये बोलने लगेंगे कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, और हम उन लोगों को जेल में डाल देंगे 4 साल 5 साल के लिए।
क्या हो रहा है इसकी वजह से। अगर हम ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने लगे तो फ्रीडम चला जाएगा लोगों का। और हम फ्रीडम के लिए ही तो बात कर रहे हैं, हम यही तो बार बार बोल रहे हैं कि फ्रीडम ज़रूरी है एक इंडिविजुअल के लिए। तो अगर हम कंक्लूड करें कि जब माइनर हार्म होता है तो केवल सोशल डिसअप्रूवल से हमें काम चलाना चाहिए। हमें ऐसी चीज़ों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई ऐसा नहीं करना। यहाँ पर हमें लीगल पनिशमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रीडम का जो आइडिया है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। अब और क्या बोला हुआ है, और यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है वो ये बोली है कि हमारी सोसाइटी में हर इंडिविजुअल की लाइफ, हर इंडिविजुअल का जो पर्सपेक्टिव है, हर इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग है कि नहीं है। किसी को फुटबॉल खेलना पसंद है, किसी को रात में ड्राइव करना पसंद है, किसी को दिन में पढ़ना पसंद है, किसी को रात में पढ़ना पसंद है। हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग तरीका है लाइफ को जीने का। तो हमें इन सभी लाइफ को, इन सभी ओपिनियंस को, इन सभी इंटरेस्ट को टॉलरेट करना चाहिए जब तक इनकी वजह से हमारे ऊपर कोई हार्म नहीं आ रहा है। लेकिन जब हमारी लाइफ के ऊपर कोई हार्म आ जाएगा तो हमें क्या करना होगा, तब हमें उस हार्म को मानना पड़ेगा कि हाँ ये सीरियस हार्म है और इसके ऊपर हमें लगाने पड़ेंगे कॉन्स्टेंट्स। हमें जाना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास। वो क्या एग्जाम्पल है कि कौन सा हार्म सीरियस है। अब हम सीरियस हार्म के को समझते हैं और सीरियस हार्म की तरफ चलते हैं। तो सीरियस हार्म का जो एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है वो है हेट कैंपेनिंग। कोई व्यक्ति अपनी बात से किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ हेट एक तरीके से स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से हो सकता है कि उन लोगों के खिलाफ वायलेंस हो सकता है, उनकी जान चली जा सकती है, जस्ट बिकॉज एक इंडिविजुअल उनके खिलाफ एक हेट स्पीच दे रहा है। हो सकता है ना। तो ये जो हार्म है ये सीरियस हार्म हुआ कि नहीं हुआ। और अगर ये सीरियस हार्म है तो इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। लगनी चाहिए ना। तो यहाँ पर जीएस में लाते हैं सॉरी, और यहाँ पर जीएस में लाते हैं और क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर सीरियस हार्म हो रहा है वी हैव टू टेक द स्टेप्स, और हमें यहाँ पर इम्पोज करने होंगे कुछ सर्टन कॉन्स्टेंट्स। लेकिन इसमें भी एक बात बोल रहे हैं, वो क्या बात बोल रहे हैं, इसमें भी ये बोल रहे हैं कि अगर हमें कॉन्स्टेंट लगाने भी है तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि वो कॉन्स्टेंट्स इतने ज़्यादा सीरियस ना हो कि वो पूरे के पूरे फ्रीडम की आइडिया को ही डिस्ट्रॉय कर दे। अब आप बोलोगे कि अगर हमें कॉन्स्टेंट भी लगाने हैं और हमें ये भी देखना है कि फ्रीडम भी एक तरीके से डिस्ट्रॉय ना हो, तो कॉन्स्टेंट लगेंगे कैसे आखिरकार। फिर तो कॉन्स्टेंट लग ही नहीं पाएंगे। तो वो बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल देते हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई हेट कैंपेनिंग कर रहा है तो इसके लिए हम ये डिमांड नहीं कर सकते कि भाई आप उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो जस्ट बिकॉज क्योंकि वो हेट कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जगह पर हमें क्या करना होगा, हमें केवल उनकी मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उनका जो राइट है कि वो पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं उनके राइट्स को बंद कर दो, उनको मत करने दो पब्लिक मीटिंग्स। ऑटोमेटिकली वो हेट कैंपेनिंग बंद कर देंगे, नहीं कर पाएंगे फिर वो, है ना। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव तो ये है ना कि सोसाइटी में हेट कैंपेनिंग ना हो। तो उसके लिए हम सिंपल सा उनका मूवमेंट बंद कर सकते हैं। अगर वो बार बार वार्निंग देने के बाद भी मीटिंग्स करते रहते हैं तो हमें उनकी मीटिंग्स को बंद कर देना है कि मीटिंग्स होगी नहीं, आप मीटिंग नहीं कर सकते हो। हम ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो हम हेट कैंपेनिंग को भी सोसाइटी में ख़त्म कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो हम इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, उस इंडिविजुअल के जो ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं वो रिस्ट्रिक्शंस भी रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। रीज़नेबल क्यों है, क्योंकि सोसाइटी में हमें पीस चाहिए। आपके बोलने की वजह से, आपकी हेट स्पीच की वजह से सोसाइटी का पीस डिस्टर्ब होगा। ठीक है। और अगर हम आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देंगे तो आपका फ्रीडम चला जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि फ्रीडम भी रिस्पेक्ट हो, इसीलिए हम रेस्ट्रिक्शंस तो लगाएंगे, लेकिन वो रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे जो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगे। अब मैंने एक शब्द बोला है रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस, हम उसको समझते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने भी हमें फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मिले हैं, वो सारे के सारे राइट्स के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है। और वो रेस्ट्रिक्शंस को हम कहते हैं कि दीज आर रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस या रीज़नेबल या जस्टिफाइबल कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। जस्टिफाइबल कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है ऐसे रेस्ट्रिक्शंस, ऐसे कॉन्स्टेंट जिनको हम डिफेंड कर सकते हैं। वी कैन डिफेंड देम बाय रीज़न, एंड वो रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नहीं है,
दे आर नॉट आउट ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ द एक्शन बीइंग रिस्ट्रिक्टेड। जो एक्शन किया गया है उसी प्रपोर्शन में हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि अगर रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं होंगे, अगर अनरीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस होंगे, तो ओवरऑल लोगों का फ्रीडम चला जाएगा। इसको ऐसे समझो कि सपोज़ सोशल मीडिया है, ठीक है, सोशल मीडिया में हर कोई बात कर रहा है, हर कोई नेगेटिव कमेंट भी करता है, किसी को क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है, तो नेगेटिविटी भी फैलती है सोशल मीडिया में। तो गवर्नमेंट अगर ऐसा लॉ बना दे कि कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेगा जस्ट बिकॉज़ वहाँ पर नेगेटिविटी फैल रही है, फेक न्यूज़ फैल रही है, तो क्या कर रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस तो लगा रही है, लेकिन गवर्नमेंट अनरीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है। क्यों अनरीज़नेबल है? क्योंकि जस्ट बिकॉज़ नेगेटिविटी फैल रही है डज़ नॉट मीन कि आप सभी लोगों की फ्रीडम को ख़त्म कर दोगे। सोशल मीडिया एक इम्पॉर्टेंट तरीका है लोगों को अपनी बातों को दुनिया तक पहुँचाने का, डिस्कस करने का, इश्यूज़ को डिस्कस करने का, अपनी सोसाइटल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने का। तो अगर कुछ लोग उसको नेगेटिव तरीके से यूज़ कर रहे हैं डज़ नॉट मीन कि बाकी सभी लोगों का फ्रीडम भी ख़त्म हो जाए, है कि नहीं? तो वो अनरीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। और हम बात कर रहे हैं रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन की, क्योंकि रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन में हम बात करते हैं कि कॉन्स्टेंट्स भी लगेंगे एक इंडिविजुअल पर, लेकिन फ्रीडम भी बचा रहेगा उस इंडिविजुअल का। उतने ही कॉन्स्टेंट लगाएंगे जितने ज़रूरी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट्स हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट लगेंगे ना हर चीज़ पर, तो फ्रीडम तो ख़त्म ही हो जाएगा फिर। अगर हम आर्टिकल 19 की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। आप ये चीज़ सेकंड बुक में पढ़ रहे होंगे, ठीक है? तो उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें हमारे इस पर्टिकुलर फ्रीडम के ऊपर कुछ सर्टन रिस्ट्रिक्शंस है। एग्जाम्पल, सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर होता है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। अगर आपकी किसी बात से हमारी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा, तो रेस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे उस पर्टिकुलर चीज़ पर। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन लगेगा ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर। आपकी स्पीच की वजह से पब्लिक ऑर्डर अगर अफेक्ट होगा, तो सरकार आपको बोलने से रोकेगी और आपको हो सकता है कि बोलने ना दिया जाए, ठीक है? लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि हम उनको मार देंगे। समझ पा रहे हो? क्योंकि अगर हम उनको मार देंगे या उनको हम बहुत ज़्यादा बड़ी सज़ा दे देंगे, तो उनकी फ्रीडम ख़त्म हो जाएगी, वो अनरीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस हो जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से और क्राइटेरियाज़ क्या है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है? ये सारे हमारे कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, और हर फंडामेंटल राइट पर बहुत सारे रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि हर इंडिविजुअल एक लिमिट के अंदर अपने फ्रीडम को एंजॉय करे। एक्सेस फ्रीडम जब दिया जाएगा, तो खतरा हो जाएगा बाकी लोगों के फ्रीडम के लिए। आई होप ये एक आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अगर मैं सम अप करूँ पूरे के पूरे हार्म प्रिंसिपल को, जो जेएस मिल का आइडिया है, तो जेएस मिल ने दो प्रकार के एक्शन की बात करी है, एक सेल्फ रिगार्डिंग, एक अदर्स रिगार्डिंग, ठीक है? सिमिलरली उन्होंने फिर बात करी है कि अगर किसी के ऊपर कॉन्स्टेंट्स लगेंगे, तो वो तभी लगने चाहिए जब सीरियस हार्म कॉज हुआ है, और वो रिस्ट्रिक्शंस भी रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, अनरीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जेएस मिल ने एक तरीके से बताई है, ठीक है? ये आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस का, जो मैंने रेड कलर से टिक मार्क किया हुआ है, प्लीज़ आप भी साथ साथ में टिक कर रहिएगा, ठीक है? तो ये अंडरस्टैंडिंग है। ओवरऑल सम अप मैं अगर करूँ, तो जब तक एक इंडिविजुअल के एक्शन की वजह से किसी और के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो तब तक कोई कंट्रोल नहीं होगा, तब तक कोई रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर नहीं, गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी उसकी लाइफ में, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी। लेकिन अगर उसकी वजह से दूसरों के ऊपर सीरियस हार्म कॉज हो रहा है, तो गवर्नमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शंस भी कैसे होने चाहिए, रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। अनरीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो सकते। रीज़नेबल इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि जो ओवरऑल आइडिया ऑफ फ्रीडम है, जो हमारी ह्यूमन डिग्निटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बचा रहे सोसाइटी में। समझ पा रहे हो? ये अंडरस्टैंडिंग लेनी थी, और मेरे हिसाब से बहुत समझ में भी आ गया होगा सिस्टमैटिक तरीके से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कह रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी। तो नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी का आइडिया क्या है, ये ऑलरेडी हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है, बस उसके और ज़्यादा थोड़ी सी 4-5 एक्स्ट्रा चीज़ें ही जाननी है, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। जब हमने स्टार्टिंग में बात करी थी फ्रीडम की, हमने डेफिनेशन को समझा था, तो फ्रीडम की डेफिनेशन में हमने दो चीज़ें कवर करी थी। सबसे पहले फ्रीडम का मतलब जाना था एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट, जब बाहर से कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं होते तो हम उसको फ्रीडम कहते हैं। दूसरा एस्पेक्ट हमने समझा था एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सप्रेस वन सेल्फ।
जब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है कि हम अपने आप को डेवलप कर पाए, वो कंडीशंस है हमारे पास कि हम अपनी पोटेंशियलिटीज़ को डेवलप कर पाए, तो वो भी होता है एक एस्पेक्ट। ठीक है। और यही नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी होती है। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहाँ पर इंडिविजुअल के एक ऐसे एरिया में जिसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। इंडिविजुअल का ऐसा एरिया जिसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है, उस एरिया को हम कहते हैं कि वो है उसकी नेगेटिव लिबर्टी का एरिया। ठीक है। तो वो जो लिबर्टी होती है, जो उसका पूरा सर्कल होता है जिसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव लिबर्टी। ठीक है। यानी कि द आइडिया ऑफ एक्सटर्नल रेस्ट्रेंट या आइडिया ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट। ठीक है। द आइडिया ऑफ एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट, उस आइडिया को हम बोलेंगे नेगेटिव लिबर्टी। क्लियर है? और दूसरा आइडिया क्या है? दूसरा आइडिया जो हमने पढ़ा था, एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यही होता है पॉजिटिव लिबर्टी। ठीक है। अब उसको हम और ज़्यादा डिटेल में समझते हैं। तो नेगेटिव लिबर्टी में ये जो मैंने पर्टिकुलरली यहाँ पर रेड कलर से जो फिगर ड्रॉ करा है, एक इंडिविजुअल है, इसका एक सर्कल है। इस सर्कल में इसको क्या पहनना है, ठीक है, इसके अंदर कुछ सर्टेन चॉइसेस आती है उसकी, जैसे उसको क्या पहनना है, उसको कहाँ जाना है, उसको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, उसको कौन से घर में रहना है, उसको कौन से स्कूल से पढ़ना है, ठीक है, कौन सी कंट्री के किस पर्टिकुलर पार्ट में जा कर के घूमना है, क्या चीज़ देखनी है, ये पूरा इसका सर्कल है। और इस सर्कल में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक है। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव लिबर्टी। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव क्यों कहा जाता है? आप क्वेश्चन कर सकते हो ऐसा कि इसको नेगेटिव क्यों बोला जाता है। देखो, नेगेटिव का मतलब होता है किसी को रोकना। नेगेटिव का मतलब यहाँ पर होता है रेस्ट्रिक्ट करना। हम यहाँ पर किसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? हम यहाँ पर गवर्नमेंट को या किसी भी एक्सटर्नल अथॉरिटी को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि ये सर्कल एक इंडिविजुअल का है, यहाँ पर आप नहीं आ सकते। समझ पा रहे हो? इसीलिए उसको नेगेटिव लिबर्टी बोला जाता है। तो नेगेटिव लिबर्टी में एक इंडिविजुअल अपने अकॉर्डिंगली चीज़ें डिसाइड करता है। ठीक है। ही और शी कुड डू, बी और बिकम वॉट एवर दे वॉन्ट टू बी, वॉट एवर दे वॉन्ट टू बिकम और वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू। ठीक है। किसको क्या बनना है, क्या करना है, वो अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकता है। ठीक है। यहाँ पर कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी इंटरफेयर नहीं कर सकती। समझ पा रहे हो? यहाँ पर ये एक अंडरस्टैंडिंग है। और ये जो एरिया है नॉन इंटरफेरेंस का, जो एरिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। क्यों? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? मिनिमम एरिया की इंपॉर्टेंस क्या है? इसीलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि हम ह्यूमंस हैं और ह्यूमन डिग्निटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर ह्यूमन को एक ऐसा एरिया मिले कि जिसमें किसी का भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, कोई इंटरफेयर ना करे। क्योंकि मान लो अगर बार बार इंटरफेरेंस होगी, बार बार कोई इंटरफेयर करेगा कि नहीं तुम तो टीचर नहीं बन सकते, तुम्हें तो मिलिट्री में ही जाना है। सपोज़ ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आ जाए कि तुम्हें मिलिट्री में ही जाना है, जितने भी लोग हैं, जितने भी भारत में लोग हैं, सबको मिलिट्री में ही जाना है सपोज़। तो ये क्या है? ये है एक ऐसा एरिया था जिसके ऊपर पूरा का पूरा इंडिविजुअल का चॉइस था कि उसको क्या प्रोफेशन चूज़ करना है। बट अब यहाँ पर गवर्नमेंट भी इंटरफेयर कर रही है, तो उसकी वजह से जो उसकी स्किल्स थी कि अगर वो टीचर अच्छा बन सकता था तो कहीं ना कहीं उसमें वो बहुत अच्छा काम कर सकता था, बट अब उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। अब वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लाइफ नहीं जी सकता है ना। इसीलिए हमें क्या चाहिए? हमें एक सर्टन स्पेयर चाहिए कि भाई यहाँ पर अगर लाइफ मेरी है ना तो सब कुछ मैं डिसाइड करूँगा, तभी तो जा करके हम अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंगली जी पाएंगे। तभी तो हम अपने आप को कह पाएंगे कि हमारे पास फ्रीडम है। इसीलिए हम क्या मांग करते हैं? इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि ये जो हमारा सर्कल है जिसमें कोई नहीं आ सकता, ये सर्कल ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। और इसी चीज़ पर लगातार आज के टाइम में भी डिबेट चलती रहती है। ठीक है। अब और क्या समझना है? और हम लोगों को ये समझना है कि नेगेटिव लिबर्टी ट्रेडिशन, अगेन वही बात यहाँ पर बोली गई है कि नेगेटिव लिबर्टी ट्रेडिशन जो होता है, जो हमारा सर्कल होता है, मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस का जो सर्कल है, उसमें हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, है ना। अगर ये बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो हमारी ह्यूमन डिग्निटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर छोटा एरिया होगा तो हो सकता है बहुत सारी चॉइसेस जो हम खुद डिसाइड कर सकते थे, अब हमारे लिए गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, अब हमारे लिए फैमिली डिसाइड कर रही है या कम्युनिटी डिसाइड कर रही है ना। हम तो डिसाइड नहीं कर पा रहे अपने लिए, इसीलिए हम डिमांड ये रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है
क्वेश्चन क्या उठता है कि जो एक चॉइस होती है हर इंडिविजुअल की, उनको कौन सा कपड़ा पहनना है स्कूल्स में, प्ले फील्ड्स में, ऑफिस में, क्या ये जो पर्टिकुलर चॉइस है ये मिनिमम एरिया में आती है या ये पर्टिकुलर चॉइस में इंटरफेरेंस करी जा सकती है? ठीक है, आप खुद सोचो इस पर्टिकुलर चीज़ पर और बताना। सोचने की कोशिश करो एक सेकेंड के लिए। इसका आंसर इस तरीके से हो सकता है कि कुछ सर्टेन एरियाज़ में तो ये चॉइस है हमारी केवल, कुछ सर्टेन एरिया में तो ये नेगेटिव लिबर्टी की बात आ जाती है। जैसे भाई अगर हमें प्लेग्राउंड में खेलना है तो हमें कोई प्लेग्राउंड की अथॉरिटी थोड़ी ना बताती है कि हमें कौन से कपड़े पहनने हैं, है ना? वहाँ पर तो हम अपने चॉइस को एक्सरसाइज करते हैं, है कि नहीं? लेकिन यही सेम टू सेम चीज़ स्कूल्स में तो नहीं है। कॉलेजेस में ज़रूर है कि आप अपनी चॉइस के कपड़े पहन सकते हो, डिस्पाइट दैट कि वो एक गवर्नमेंट स्कूल भी हो, लेकिन वहाँ पर हमारी चॉइस है। लेकिन स्कूल्स में नहीं है ऐसा। स्कूल्स में हमारी चॉइस को गवर्नमेंट या जो हमारी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बताती है कि किस प्रकार के कपड़े हमें पहनने हैं। तो ये स्पेयर पर डिपेंड करता है, ठीक है? अलग अलग स्पेयर में हमारे पास अलग अलग चॉइसेस होती हैं। अगर हम अपने स्पेयर की बात करेंगे, अगर एक इंडिविजुअल अपने घर में है या प्लेग्राउंड में है तो वहाँ पर क्योंकि कोई अथॉरिटी नहीं है तो वो अपनी चॉइस को चूज़ कर सकता है। लेकिन अगर कहीं वो गवर्नमेंट की प्लेस पर जाएगा, ऑफिस में जाएगा, स्कूल में जाएगा, तो वहाँ पर गवर्नमेंट की चॉइस के मुताबिक उसको चलना पड़ता है, ठीक है? अब और क्या क्या चीज़ें हैं नेगेटिव लिबर्टी में? नेगेटिव लिबर्टी में सिंपल सा स्टेटमेंट है, ओवर व्हाट एरिया आई एम द मास्टर। पूरा मेरा सर्कल है तो मैं ये पूछूंगा या हम पूछेंगे कि कितने एरिया में केवल हम ही मास्टर है। हम मास्टर होने का मतलब ये है कि कितने एरिया में कोई मेरे साथ इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई मुझे कमांड नहीं कर सकता कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसे बोलना है, मुझे ऐसे दिखना है, मुझे ऐसे बोलना है, मुझे इस तरीके से काम करना है। कौन सा ऐसा एरिया है? तो उसी पर्टिकुलर पूरे सर्कल को हम कहते हैं मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस या नेगेटिव लिबर्टी का एरिया, ठीक है? और यहाँ पर ये जो आइडिया है नेगेटिव लिबर्टी का, जो आइडिया है ये एक्सप्लेन करता है द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम। फ्रीडम फ्रॉम, आज़ादी किससे? आज़ादी रिस्ट्रिक्शन से, आज़ादी सरकार से, कि ये जो मेरा एरिया है इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें फ्रीडम है, मुझे हर किसी से फ्रीडम है। फ्रीडम फ्रॉम सोसाइटी, फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रीडम फ्रॉम कम्युनिटी, सबसे फ्रीडम हमें मिला हुआ है। और इसी आइडिया को हम क्या कहते हैं? इसी आइडिया को हम कहते हैं नेगेटिव लिबर्टी। आई होप क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में। पॉजिटिव लिबर्टी का आइडिया जो है वो कंसर्न है विद द आइडिया ऑफ फ्रीडम टू। टिक कर सकते हो आप इस चीज़ को। इट इज़ कंसर्न विद द आइडिया ऑफ फ्रीडम टू, ठीक है? दे आर इन रिस्पॉन्स टू द आंसर हु गवर्न्स मी। अगर हम क्वेश्चन ऐसे उठाते हैं कि मुझे गवर्न कौन करता है, तो इसका आइडियल आंसर होगा आई गवर्न माई सेल्फ। हम अपने आप को गवर्न करते हैं। ये जो आइडिया ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी है ये क्या बताती है? पॉजिटिव लिबर्टी का आइडिया इस तरीके से ऐसे समझो, हमारे पास जब हम पॉजिटिव लिबर्टी कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ सर्टेन पॉजिटिव कंडीशंस होनी चाहिए ताकि हम अपनी एबिलिटीज़, अपनी पोटेंशियलिटीज़ को डेवलप कर सके, है ना? ये बेसिक हमने समझ लिया था। अब इंडिविजुअल इज़ लाइक अ फ्लावर। इंडिविजुअल एक फूल जैसा है जो कब उगता है या कब ब्लूजम करता है, तो वो तब करता है जब वहाँ पर सॉइल फर्टाइल है, सन जेंटल है, वाटर एडिक्वेट है और केयर रेगुलर हो रही है। इसको ऐसे समझो, इंडिविजुअल क्योंकि सोसाइटी का पार्ट है ना, तो इंडिविजुअल की जो डेवलपमेंट है वो सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करेगी। सोसाइटी में पॉजिटिव कंडीशंस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो जा कर के एक इंडिविजुअल ग्रो कर पाएगा। कंपैरिजन करो, इंडिया की सोसाइटी में आपको एजुकेशन मिलेगा, इंडिया की सोसाइटी में आपको फूड मिलेगा, इंडिया की सोसाइटी में आपको बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है? स्किल्स मिलेगी, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से ताकि आप अपने आप को डेवलप कर सको। वहीं किसी और कंट्री में देख लो, पाकिस्तान की सोसाइटी में देख लो, वहाँ फूड की भी दिक्कत है, वहाँ एजुकेशन की भी दिक्कत है, वहाँ पर सिक्योरिटी की भी दिक्कत है। लाइफ सिक्योरिटी पता नहीं कब आपकी लाइफ चली जाए, क्योंकि वहाँ सोसाइटी में ही इतना ज़्यादा वायलेंस हो रहा है। तो अब आप सोचो, कंपैरिजन करो कि जो इंडिया में होगा, जो इंडिया में इंडिविजुअल होगा वो अपने आप को आसानी से ग्रो कर पाएगा इन कंपैरिजन टू अनदर इंडिविजुअल जो पाकिस्तानी सोसाइटी में है ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल अपनी कैपेबिलिटीज़ को तभी डेवलप कर सकता है जब उसकी सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव कंडीशंस हो। और पॉजिटिव कंडीशंस कौन कौन सी चाहिए?
तो आपकी बुक में जो दिया हुआ है पॉजिटिव कंडीशंस इन मटेरियल एस्पेक्ट, इन पॉलिटिकल एस्पेक्ट एंड इन सोशल एस्पेक्ट, 3 एस्पेक्ट में पॉजिटिव कंडीशंस होनी चाहिए, तब जाकर के इंडिविजुअल के पास पॉजिटिव लिबर्टी होगी, मतलब अपने आप को वो तब डेवलप कर पाएगा। मटेरियल एस्पेक्ट का मतलब ये है कि उसके पास कुछ बेसिक रिसोर्सेज तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है, उसके पास ना खाना है, उसके पास ना बेसिक इनकम है, या अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो रिसोर्सेज का मतलब, मटेरियल रिसोर्सेज का मतलब है बेसिक रिसोर्सेज होना, एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होना। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन का मतलब है पॉलिटिकल कंडीशंस। पॉलिटिकल कंडीशंस में आ जाती है द राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। होना चाहिए कि नहीं? तभी तो जाकर के हम अपनी जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स है वो गवर्नमेंट को बता पाएंगे। तो वो होना बहुत ज़रूरी है, वो पॉजिटिव कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो गरीब लोगों की आवाज़ गवर्नमेंट सुनेगी, तभी तो हम अपने अकॉर्डिंगली अपने राइट कैंडिडेट को डिसाइड कर पाएंगे और देख पाएंगे कि हाँ, जो हमारे लिए सही कैंडिडेट है, जो हमारी पॉवर्टी को कम करेगा, हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देगा, हम तभी तो उसको इलेक्ट करेंगे। तो हमें पॉलिटिकल पावर भी चाहिए। तीसरी चीज़ हमें क्या चाहिए? हमें सोशल डोमेन में राइट टू एजुकेशन चाहिए। बिना एजुकेशन के क्या हम अपने माइंड और अपनी मेंटल एबिलिटीज़, अपनी रैशनल एबिलिटीज़ को डेवलप कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। और जब तक ये डेवलप नहीं होगी तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम अपनी सारी स्किल्स और अपनी पोटेंशियलिटीज़ को डेवलप कर लेंगे? इसका मतलब तो ये है कि बिना सोशल, बिना एजुकेशन के हम अपनी पॉजिटिव लिबर्टी को गेन ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही चीज़ है। तो जब भी हम बात करेंगे कि हमें पॉजिटिव लिबर्टी चाहिए, इसका मतलब हमें कुछ सर्टेन पॉजिटिव कंडीशन सोसाइटी के अंदर चाहिए। और आप खुद सोच करके देखो, क्या सोसाइटी के अंदर कंडीशंस पैदा करना किसकी जिम्मेदारी है? क्या आपकी, हमारी जिम्मेदारी है, या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? तो सोसाइटी में पॉवर्टी कम करना, लोगों को पॉलिटिकल पावर देना, राइट टू एजुकेशन देना किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। यानी कि जब हम पॉजिटिव कंडीशंस की बात करते हैं, पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं, तो वो देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और अगर आप रिकॉल करो कि हमारे डीपीएसपी क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी कहते हैं कि गवर्नमेंट को कुछ सर्टन स्पेसिफिक स्टेप्स लेने हैं ताकि लोगों का वेलफेयर किया जा सके। गवर्नमेंट को बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट आपको प्रोएक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, और यही इसीलिए इसको पॉजिटिव लिबर्टी बोला जाता है। अगर नेगेटिव लिबर्टी गवर्नमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रही थी कि गवर्नमेंट आप पूरे के पूरे एरिया में इंटरफेयर नहीं करोगे एक इंडिविजुअल के, तो वहीं पॉजिटिव लिबर्टी बोल रही है कि गवर्नमेंट एक इंडिविजुअल के लिए आप कुछ पॉजिटिव कंडीशन सोसाइटी में क्रिएट करोगे। इसीलिए इनका नाम नेगेटिव और पॉजिटिव है। एक रेस्ट्रिक्ट कर रही है गवर्नमेंट को, एक बोल रही है कि नहीं, गवर्नमेंट तुम्हें प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने हैं। समझ गए? क्लियर हो गया अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक? अब हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ में भी वही बात करी गई है, समराइज कर दिया गया है बस। तो पॉजिटिव लिबर्टी क्या है? पॉजिटिव लिबर्टी रिकॉग्नाइज करती है कि अगर कोई इंडिविजुअल फ्री होता है तो वो केवल सोसाइटी में ही हो सकता है, क्योंकि सोसाइटी ही वो कंडीशन उसको दे सकती है कि वो अपनी सारी एबिलिटीज़ को डेवलप कर पाए। समझ लिया हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़, है ना? सिमिलरली नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है? नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है जहाँ पर एक इंडिविजुअल का एक ऐसा सर्कल है जिसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है। ठीक है, कोई भी इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं होती है। और इसीलिए हम कोशिश क्या करते हैं कि जो नेगेटिव लिबर्टी का आइडिया है वो और ज़्यादा, नेगेटिव लिबर्टी का जो एरिया है वो और ज़्यादा बड़ा हो। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा टॉपिक था पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी का, वो हम लोगों ने एक अंडरस्टैंडिंग ले ली और पूरे तरीके से हम लोगों ने समझ लिया। तो अगर मैं दोबारा से कंक्लूड करूँ, नेगेटिव लिबर्टी का मतलब क्या हो गया? मेरा एक ऐसा एरिया जिसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है ये। वहीं पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब एक ऐसा एरिया, एक ऐसी कंडीशंस, सोसाइटी की ऐसी कंडीशंस जिसमें हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि हम अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप कर पाए। और फ्रीडम क्या होता है? फ्रीडम का मतलब नेगेटिव लिबर्टी होना और पॉजिटिव लिबर्टी होना, दोनों ही जब हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि हमारे पास फ्रीडम है। इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी दोनों होना ज़रूरी है। ठीक है, एक ऐसा एरिया भी होना चाहिए जहाँ पर हमारी लाइफ को कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है, कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है। वहीं ऐसा एरिया भी होना चाहिए जहाँ पर गवर्नमेंट हमारे लिए सोसाइटी में कुछ सर्टेन पॉजिटिव कंडीशंस क्रिएट कर रही है, बाय गिविंग अस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बाय स्किलिंग अस, एंड बाय गिविंग अस डिस्ट्रीब्यूटिंग द फूड। ठीक है, हमें फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, साथ ही साथ हमें मेडिसिन दी जा रही है और हमारी स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है।
तो जब दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो जा कर के हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है हमारे पास है फ्रीडम। ठीक है, तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। हार्म प्रिंसिपल को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से समझ लिया है। ठीक है, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो अगेन, अगर आपको लगा है कि हाँ भाई वाकई में वीडियो में एफर्ट्स डाले गए हैं हम लोगों के द्वारा, सो प्लीज़ अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए दिस पर्टिकुलर चैनल को। और बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो टॉपिक हमारा बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन, तब तक मन लगा करके पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, खूब मेहनत करिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी लोगों को नमस्कार।